नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना की तीसरी लहर के लिए रीवा कितना तैयार, जानिए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश बजाज से। 13 कोरोना योद्धाओं ने जीती जंग, पूर्व मंत्री ने गुलाब देकर किया स्वागत। जिले में भीगा 32,000 क्विंटल गेहूं, कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण, स्थायी समाधान के शुरू होंगे प्रयास। खबरें अब विस्तार से। कमलनाथ पर एफआईआर के बाद गरमाई सियासत, कांग्रेसियों ने सीएम शिवराज पर की एफआईआर की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कोरोना वायरस के दूसरे लहर को लेकर दिए गए भारतीय वेरिएंट वाले बयान पर अब सियासत गरमाने लगी है। हम आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कल भोपाल के क्राइम ब्रांच में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ धारा 188 व 54 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए एफआईआर कर ली गई है, जिनको लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 1 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लिए जाने व कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े छुपाने के आरोप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। पूर्व मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर और कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई लोगों की मौतों के आंकड़ों को छुपाने के मामले में सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही कराने की मांग को लेकर आज 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एसपी कार्यालय पहुंचे और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। एसपी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कोरोना से हुई मौतों के मामले पर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जिला प्रशासन, भाजपा नेता, प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए कोरोना से मौत के आंकड़ों में काफी अंतर है। ऐसे में कहीं न कहीं केंद्र की भाजपा और प्रदेश की शिवराज सरकार मौत के आंकड़ों को छुपाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर वापस ली जाए और मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। दरअसल बीते दिनों भोपाल में क्राइम ब्रांच के कार्यालय पहुंचकर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कोरोना के भारतीय वेरिएंट को लेकर दिए गए बयान पर एफआईआर दर्ज कराई थी। कमलनाथ के खिलाफ मामला दर्ज कराने भाजपा नेताओं का कहना था कि कमलनाथ ने इस तरह का बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है, जिनको लेकर भाजपा नेताओं ने थाने पहुंचकर आवेदन पत्र सौंपा था, जिसमें भोपाल क्राइम ब्रांच ने कमलनाथ के खिलाफ धारा 188 व 54 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। प्रस्तुत है इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा एवं जिला ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार। जिस तरीके से भारत सरकार के निर्देश में और खास करके मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश में आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ में आज जिला कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं, नहीं भी हैं, उन सब की भावनाओं को हम लोगों ने व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है और कहना ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र में एक अधिकार हम लोगों का सर्वाधिक सुरक्षित रहा है कि अगर कोई चीज़ इस तरीके की आती है जो संविधान के कोई विपरीत चीज़ होती है, तो इन परिस्थितियों को फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए निश्चित रूप से हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो इस प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अनेकों बार केंद्रीय मंत्री इस देश में रह चुके हैं, एक सीनियर नेता हैं। तो उनके ऊपर इस तरीके का प्रहार, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस राज्य में और इस जिले में भयभीत करने के लिए एक वातावरण निर्मित किया गया है, ज्ञापन देते हुए कि एक तरफ तो नगर निगम में जो लाशें जल रही हैं उनका आंकड़ा कुछ और है, ग्रामीण अंचल पर जो लाशें जल रही हैं उनका आंकड़ा कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामे कुछ और दिए जाते हैं। तो मेरा सिर्फ आशय कहने का यह है कि अगर डरा धमका करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमलनाथ जी पर, कांग्रेस जनों पर अगर कोई कार्यवाही करती है, तो फिर तो जिन लोगों ने पूरा का पूरा गड़बड़ किया है,
ऐसे लोगों पर और खास करके शिवराज पर तो सबसे पहले मुकदमा दाखिल होना चाहिए, दायर होना चाहिए। उसके लिए आज हम सब लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। आज हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में 12 बजे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए हम लोग आवेदन लेके माननीय एसपी साहब के पास आए। पूरे मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से अभी तक में लगभग 1 लाख से ऊपर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया वो अक्षर से सही है। उससे ज़्यादा ही आंकड़ा होगा, उससे कम आंकड़ा नहीं। जिस तरह से इन लोगों ने फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत किया, एक उदाहरण मैं देता हूँ। इनके मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा है जो रीवा प्रशासन ने दिया है। 92 मौतें इनने कुल दिया है। मई और अप्रैल में आप सब पत्रकार हैं रीवा में देखने वाले। रीवा में क्या 92 मौतें हुई? रीवा का अकेले एक शमशान गृह माने अकेले की स्थिति ये है कि मैंने एक आंकड़ा लिया बदरिया भर का, तो 200 मौतें तो अकेले एक शमशान गृह की है। अब पूरे जिले की बात करें तो 2000 से ऊपर है। आपने अभी भैया से आंकड़े की बात करी। आंकड़े का सोर्स हमारा पोलिंग का कार्यकर्ता है। एक पोलिंग से हम लोगों के पास नाव, उम्र और डेट है दिसंबरी, और 2000 से ऊपर लोगों की मौत हुई है। और जो सरकार इन मौतों को छुपा रही, जो सरकार मर्ज छुपा रही, ये लोग अभी कहते हैं कि आंकड़े कम हो गए। मैं कहता हूँ जिला प्रशासन से चुनौती देता हूँ कि चले किसी गाँव में, किसी के यहाँ जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ अगर कोई जांच कराने जाता है तो 25 से 30 लोगों की मात्र जांच होती है। 500 लोगों की लाइन लगी रहती है, कोई जांच करने को तैयार नहीं है। आंकड़ा दे दे कि आंकड़ा अब बढ़ रहा, जब इनकी मर्जी आएगी तो आंकड़ा फर्जी हो जाएगा। चाहे इनका अर्थशास्त्र का आंकड़ा हो, चाहे इनकी मौतों का आंकड़ा, आखिर पाएंगे क्या? ये इतना बड़ा जो नरसंहार हो रहा, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भाई नरेंद्र मोदी है। इसके जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान है। रीवा में भी जो भी इसके जिम्मेदार है, रीवा के भी वो जिम्मेदार है नरसंहार का। मेरा ये कहना है कि जो इस बड़े 8 करोड़ लोगों को जो दिग्भ्रमित कर रहा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 130 करोड़ लोगों को जो दिग्भ्रमित कर रहा, उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए। मुकदमा लगेगा कमलनाथ जी के ऊपर। भाई 17 महीने हो गए, आपने क्या तैयारी की? हम नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इनसे पीछे चले गए। वैक्सीन का ये डंडा पीट रहे थे कि वैक्सीनेशन का महोत्सव चल रहा, आप लोगों ने भी सुना। ये टीकाकरण महोत्सव है। सरकार का पैसा लेके ये तमाम पूरी तरह से घुमा रहे थे, माइक में प्रचार कर रहे थे। जब टीकाकरण की स्थिति है, कोई टीकाकरण करने को तैयार नहीं। इसलिए मेरी मांग है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आम जनमानस की तरफ से प्रशासन कि ये शिवराज सिंह के ऊपर मुकदमा कायम किया जाए। इसलिए सबसे झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ताउते तूफान के चलते 32,000 क्विंटल गेहूं भीगने की कौन लेगा जिम्मेवारी? लापरवाही इतनी कि आसमान में छाए घने बादलों को देखकर भी उपार्जन केंद्रों में पन्नी तक नहीं ढकी गई। हम आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा 31,615 क्विंटल गेहूं भीगने की जानकारी दी गई है, जो सिर्फ भीगा ही नहीं बर्बाद भी हो गया है। कुछ गेहूं में तो अंकुरण भी होने लगा है। बोरे खोलकर उन्हें सुखाने का काम भी चल रहा है। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिरकार गेहूं भीगने की जिम्मेवारी कौन लेगा? समितियां, नागरिक आपूर्ति निगम या परिवहनकर्ता? ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हर वर्ष गेहूं की खरीदी की जाती है, तो केंद्रों पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूर्व से तैयारियां क्यों नहीं की गई? खरीदी केंद्रों में जहां की गई अन्य अनियमितताओं की चर्चा आज गौड़ हो गई है, लेकिन शासन को इससे होने वाले नुकसान का जिम्मेवार आखिर कौन है? क्या इस नुकसान की जिम्मेवारी ताउते तूफान पर थोपकर सभी जिम्मेवार अधिकारी अपना पल्ला झाड़ेंगे, या इसकी जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी? आपको बता दें कि इसी कड़ी में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने चाक घाट के गेहूं खरीदी केंद्र सहित राशन केंद्रों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि हर वर्ष इस तरह की समस्याएं आती हैं, जिसका स्थायी समाधान निकाला जा रहा है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सभी खरीदी केंद्रों पर सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, जबकि जिले के करीब 40 खरीदी केंद्रों पर सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बनाए जा चुके हैं। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। गेहूं खरीदी के केंद्र में गेहूं खरीदी का काम है ना समापन किया हुआ है।
इस बार ना इसलिए डिले हुआ है, बीच में ना पानी भी ना गिर गया था, वादना का समस्या थी, और उस दोनों समस्या को हम लोगों ने अभी एड्रेस करते हुए खरीदी का ना समय भी बढ़ाया गया है शासन की ओर से। रीवा में भी हर किसान से हम ना खरीदी करेंगे, कितने भी किसानों को इवन सेकंड SMS जाना है उन सभी का SMS जारी करते हुए उनको करेंगे। बट इस सप्ताह के अंतर्गत है ना पूरा गेहूँ खरीदी ना पूरा हो जाएगा। और समिति को हम लोग लगातार ये भी निर्देश दे रहे हैं, जैसे कि ना इस बार है ना एक बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, आंधी आई है, हर बार इस प्रकार का समस्या आती है। उसमें एक है ना स्थायी है ना समाधान ये है कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने भी खरीदी केंद्र गए वहाँ सीमेंट कंक्रीट का प्लेटफॉर्म से ना बनाने का है। तो अभी हम लोग मेरे हिसाब से 40 के आसपास है ना समिति केंद्र में हम लोगों ने वो प्लेटफॉर्म से ना बना दिए हैं पिछले 1 साल के अंदर। अभी हम लोग है ना इस बार थोड़ा सा और है ना इसको तेज़ी लाएंगे कि मतलब हर खरीदी केंद्र है कितने भी है गेहूँ और धान सीमेंट प्लेटफॉर्म है ना बनाने से वो सारे ना किसान का माल भी आएगा वही रखा जाएगा, या फिर स्टैगिंग अच्छे से हो जाएगा, उसको व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किए हैं। थोड़ी बहुत है ना गेहूँ भीगा है तो उसको प्रॉपरली है ना सुखा के सही तरीके से परिवहन करने के लिए भी बोला गया है। किसान से भी बात हुई है, और कोई समस्या तो है ना है तो किसान के द्वारा इस प्रकार कोई अनियमितता का है ना शिकायत ना यहाँ नहीं किया गया। चाकत मंडी का भी मैंने निरीक्षण किया है, वहाँ भी है ना मतलब है ना ठीक पाया गया है, और वहाँ अराउंड 75 किसान के आसपास है ना शेष है, उसका भी 2 दिन के अंदर है ना खरीदी करने के लिए निर्देशित किया है। ठीक है सर। कोरोना की तीसरी लहर या किसी और महामारी के लिए रीवा कितना है तैयार। साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आई, जिसके कारण वृद्धों के साथ साथ युवाओं को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोविड-19 की इस दूसरी लहर में मरने वाले लोगों की संख्या भी काफी बढ़ी है, और अब विशेषज्ञों का कहना है कि देश में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर का टारगेट बच्चे होंगे। कोरोना के देश में तीसरी बार दस्तक देने पर विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बच्चे सबसे ज्यादा इस वायरस की चपेट में आएंगे। तीसरी लहर के आने तक देश में अधिकतर वयस्कों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी होगी, जिससे वो बच्चों की तुलना में कोरोना से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। आपको बता दें कि अभी तक बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल बच्चों को ये वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इससे पहले कोरोना ने बच्चों को ज़्यादा प्रभावित भी नहीं किया था, इसलिए भी शोधकर्ताओं ने अब तक बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया है। अब कोरोना की दूसरी लहर बच्चों को भी अपने चपेट में ले रही है, इसलिए अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन के उपयोग और ट्रायल की ज़रूरत बढ़ गई है। यही वजह है कि अब सरकार ने इसको लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों को पूर्व से तैयार रहने को निर्देशित किया है, जिसमें रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज ने भी इसके लिए 30 विशेष बेडों की व्यवस्था की है। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश बजाज से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 के 3rd वेरिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। रही बात तैयारी की, हमने अस्पताल में 10 विशेष बेडों का नवजात शिशु इकाई एवं 20 बेड का गहन चिकित्सा इकाई को तैयार कर लिया है। साथ ही हमारे गांधी अस्पताल में भी करीब 140 बेडों की व्यवस्था है। उन्होंने ये भी माना कि बच्चों में अगर मामूली लक्षण दिखें तो इसे नज़रअंदाज ना करें और चिकित्सकों से परामर्श जरूर लें। प्रस्तुत है इस संबंध में डॉक्टर नरेश बजाज से प्राप्त जानकारी के अनुसार। WHO ने जो वार्निंग दी है बेसिकली वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अपन ने कोविड फर्स्ट स्टेज देखा, मैं आपके माध्यम से सभी पब्लिक को बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि कोविड से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने भी कोविड के स्ट्रेन आया, चाहे फर्स्ट आया, चाहे सेकंड आया, चाहे थर्ड आया, इसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है पब्लिक कोविड से चूँकि इतना डरती है तो आगे आने से कतराती है। सबसे पहले तो टेस्ट नहीं कराते हैं, टेस्ट कराने को कोई बोले तो भाग जाते हैं, डॉक्टर को देर से रिपोर्ट करते हैं, एडमिशन के लिए बोलो तो भाग जाते हैं, एडमिशन के लिए देर से आते हैं जब SpO2 एकदम कम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। जल्दी से जल्दी अपने लक्षण आए तो बताएं डॉक्टर को, जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएं, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो तुरंत एडमिशन के लिए आ जाएं। तो जल्दी से जल्दी जैसे ही ट्रीटमेंट चालू होगा पूरी की पूरी संभावना है कि वो रिकवर कर जाएंगे। वैसे ही फर्स्ट स्टेज में भी हमने बच्चों को देखा जो इन्वॉल्व हुए थे। सेकंड स्टेज में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट पहले स्टेज से या फर्स्ट वेव से ज़्यादा है, और थर्ड स्टेज में ये एक्सपेक्टेड है कि और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये WHO का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि वायरस अपने आप का जीन चेंज कर रहा है। और जेनेटिक चेंज देखिए आपने, जो पहली बार हुए सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई बुजुर्ग लोगों में, जिनको डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था, ओबेसिटी थी, ऐसे लोगों में ज़्यादा मृत्यु हुई। लेकिन इस बार हमने देखा 30 साल से ऊपर 50 साल के बीचों में मृत्यु दर और 50 साल से 60 साल से ऊपर मृत्यु दर बराबर थी, कि दोनों टाइप के लोग, यंग लोग ज़्यादा इस बार ख़त्म हुए हैं। और वैसे ही
इस बार छोटे बच्चों में ज़्यादा तकलीफ देखने को मिली है। कई कोविड पॉजिटिव केसेस मिले हैं, रीवा में भी मिले हैं, हम लोगों ने भी देखे हैं। पर भगवान की दया और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बच्चे ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हुए हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते थर्ड वेव आएगी भी, बच्चों को इफेक्ट होगा भी, तो उतने क्रिटिकल शायद बच्चे ना हों। फिर भी संभावित है कि कुछ क्रिटिकल बच्चे तो आएंगे ही। जैसे इस साल भी हमने करीब 40-50 केस देखे, उसमें से 2 या 3 बच्चे एडमिट हुए। बल्कि आपको बता दूं कि नवजात शिशु भी 2 एडमिट हुए और दोनों नवजात शिशु ठीक हो गए, डिस्चार्ज हो गए। और बच्चे जितने एडमिट हुए सब ठीक हो गए। 2 को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ी। अगली वेव में इनका परसेंटेज बढ़ सकता है, तो उसके लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है। पेरेंट्स को बोलेंगे बिल्कुल भी पैनिक ना हो। मैक्सिमम बच्चे माइल्ड ग्रुप में आएंगे। आपको ये बता दूं कि जैसे बड़ों में होता है उसी प्रकार से बच्चों में भी 4 ग्रुप देखे गए हैं। एक है बिल्कुल लक्षणविहीन, वो करीब 10-12% बच्चे रहते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं मिलेंगे। दूसरे हैं माइल्ड सिम्टम्स वाले, यानी हल्के लक्षण वाले। हल्के लक्षण वाले करीब 40-50% के करीब रहेंगे, जिनमें केवल सर्दी, खांसी, बुखार ऐसी चीज़ें आएंगी जिनका घर पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हल्का सा बुखार का दवाई, खूब पानी पिलाएं, माँ का दूध चलने दें। छोटा बच्चा हो तो बड़ा हो तो गर्म चीज़ें देती रहें। गर्म चीज़ों से मतलब कुनकुनी चीज़ें देते रहें, ठंडी चीज़ें अवॉइड करें। अगर हल्के सर्दी खांसी है तो उसके लिए एंटीबायोटिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस उसके लिए कुनकुना पानी, गरारे और ये चीज़ें करें। विटामिन सी वगैरह लेते रहें, इन चीज़ों से ही ठीक हो जाते हैं। हल्के लक्षण वाले बच्चों के लिए कहीं भी एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं मॉडरेट यानी मध्यम लक्षण वाले। तो मध्यम लक्षण वाले करीब हम देखेंगे 30 से 40% केस। उन केसेस में कुछ केसेस को एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जो माइल्ड ARDS में जा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं निमोनिया। तो जैसे बड़ों में निमोनिया प्रेजेंट किया है, वैसे ही बच्चों में भी वो निमोनिया प्रेजेंट करेगा। करा भी है, इस बार भी 2 बच्चे ARDS से एडमिट हुए हैं। और इन ARDS में अगर बिल्कुल हल्का है तो घर पे ही नेबुलाइज़र दे के और हल्का सा एंटीबायोटिक, फीवर की दवाई ये दे के अपन ठीक कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं का अगर SpO2 कम होने लगे, सांस की गति तेज़ होने लगे, जैसे माँ बाप को इसी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चे में 1 साल तक में 60 से ज़्यादा गति हो, बल्कि 2 महीने तक मान लो 60 से ज़्यादा, 1 साल तक 50 से ज़्यादा, 2 साल से ऊपर 40 से ज़्यादा और 2 साल से बड़े में 30 से ज़्यादा गति हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करें और भर्ती की तैयारी करें। तो अगर ARDS मॉडरेट या सीवियर होता है तब अपने को भर्ती की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो इन बच्चों को भी घर पे ही ठीक किया जा सकता है। अब अपने पास आती है तीसरी कैटेगरी, जो कि ये सीवियर लक्षण वाले, यानी जिनका लक्षण बहुत ज़्यादा है। इनमें वही कैटेगरी आएगी ARDS वाली और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन वाली, जो बड़ों में होती है। पर बच्चे ज़्यादा करेंगे ARDS से प्रेजेंट, जब तक कि उनको कोई दूसरी प्रॉब्लम्स ना हो। तैयारियाँ अपने आप पूरी हैं। हम लोगों ने सरकार से, जैसा कि सरकार ने मांगा है हमसे, हमने 10 बेड्स का नीकू बहन नवजात शिशु इकाई 10 बेड वाली और 20 बेड वाला पीकू गहन चिकित्सा इकाई बड़े बच्चों के लिए, यानी 1 महीने से कम के लिए 10 बेड और 1 महीने से 14 साल के बीच में करीब अपन ने 20 बेड का ICU का वो भेजा है डिमांड। और मेरे हिसाब से जल्दी सेंक्शन हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे। और थर्ड वेव के आने के पहले हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि हम पूरा का पूरा पब्लिक की केयर कर पाएंगे, अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कोई भी मृत्यु अपने यहाँ ना हो, जैसे अभी तक नहीं हुई है। तो बच्चों में हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब बच्चों को बचा ले जाएं इस बीमारी से। कब से चालू हो सकती है, अंदाज़ा क्या है थर्ड वेव? अब जो देखा गया है, कुछ प्रिडिक्शन तो ये है इंटरनेशनल लेवल पे कि ठंड में शुरू हो सकती है, 2-4 महीने बाद ही शुरू होती है। पर हम ये सोचते हैं कि ये प्रिडिक्शन चूँकि मार्च का है, तो ये वायरस थोड़ा दूसरे वायरस से अलग है। जैसे पिछली बार प्रिडिक्शन था कि ठंड में बढ़ जाएगा, तो ये वायरस ठंड में नहीं बढ़ा, गर्मी में बढ़ा। तो अभी प्रिडिक्शन ये कि थर्ड वेव आएगी भी तो 6-8 महीने का गैप देके फिर फरवरी मार्च के आसपास ही शुरू होगी। उसके पहले ही हम लोग तैयारी पूरी कर रहे हैं। और अगर ये नई चीज़ नहीं भी हुई, नया नीकू नया पीकू नहीं भी चालू हुआ, तो हमारे पास पूरी फैसिलिटी है, सब दवाइयाँ अवेलेबल हैं, सब इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है, सब तरह की मशीनें अवेलेबल हैं। किसी भी को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो अभी SNCU काम कर रहा है, जो अभी PICU काम कर रहा है, उसी में से पूरा सामान लेके हम पूरे बच्चों की केयर कर सकते हैं। सामने आई सिस्टम को शर्मसार करती तस्वीर। बेटी के इलाज के लिए कंटेनमेंट जोन में 8 घंटे तक फंसा रहा पिता। रात 11 बजे हाथ ठेले में लेकर पहुंचा अस्पताल। मऊगंज नगर परिषद से आज सिस्टम को शर्मसार करती तस्वीर सामने आई है, जहां पर मानवीय संवेदनाओं से इतर एक पिता अपनी बेटी के इलाज को लेकर 8 घंटों तक कंटेनमेंट जोन के भीतर फंसा रहा और अंततः बड़ी मशक्कत के बाद रात 11 बजे कंटेनमेंट जोन की जाली तोड़कर खुद से ही अपनी बच्ची को हाथ ठेले में लेकर वो अस्पताल पहुंचा। हालांकि अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद ही वह बेटी का इलाज शुरू हो गया। अब वह खतरे से बाहर है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने जहां देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ऐसे में लोगों की मानवीय संवेदनाएं भी खत्म होती जा रही हैं। शासन और प्रशासन के बड़े बड़े दावे खोखले नजर आने लगे हैं। ऐसा इसलिए भी कहना उचित है क्योंकि लगातार प्रशासनिक अमले के द्वारा लोगों की जिंदगियों को लेकर बेपरवाही बढ़ती जा रही है। लापरवाही से भरा ऐसा ही ताज़ा मामला सामने आया है रीवा जिले के मऊगंज में नगर परिषद से, जहां सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर देखने को मिली है, जिसकी वजह से तकरीबन 8 घंटे तक एक पिता अपनी बेटी के इलाज के लिए परेशान होता रहा, लोगों से गुहार भी लगाता रहा, मगर उसे देखने और सुनने वाला कोई नज़र नहीं आया और अंततः लाचार पिता को 8 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रात 11 बजे हाथ ठेले में अपनी बेटी को इलाज लेकर जाने के लिए अस्पताल मजबूर होना पड़ा। दरअसल मऊगंज नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 में एक युवती छत से नीचे गिर गई थी, जिसे गंभीर चोटें आई थी और इलाज के लिए उसका पिता 8 घंटे तक अधिकारियों और कर्मचारियों से गुहार लगाता रहा, मगर उसकी सुध लेने को कोई तैयार नहीं था। जिसके बाद लाचार पिता खुद ही अपनी बेटी को हाथ ठेले में लेकर अस्पताल पहुंचा। बताया जा रहा है कि मऊगंज नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया, जहां विगत दिनों 11 कोरोना संक्रमित मिले थे और कंटेनमेंट जोन में फंसे होने के कारण लाचार पिता को बेटी के इलाज के लिए परेशान होना पड़ा। वजह ये रही कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते कंटेनमेंट जोन में निगरानी नहीं रखी गई, जिसके कारण लगातार लोग परेशान भी होते रहे। वहीं जब इस घटना की जानकारी जिला प्रशासन को मिली तो मौके पर एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अमले को वहां भेजा गया। प्रस्तुत है इस संबंध में पीड़िता की बहन एवं पड़ोसी सहित कमलेश्वर सिंह, प्रभारी सीएमओ नगर परिषद से प्राप्त जानकारी के अंश। हम लेकर गए, सब दिखाए, फिर हुआ उनसे सब कुछ व्यवस्था हुआ। दिन भर जाली के कारण कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। कितने बजे आप यहाँ से लेके गए उनको? 9 बजे रात में? हाँ, जब दिन में कोई व्यवस्था नहीं हुई तो कहाँ कै बजे गिरी हैं? 8:30 बजे दिन। 8:30 बजे सुबह गिरी हैं? हाँ। और रात को आप शाम को लेके गई हैं? हाँ, 9:30 बजे। हमारे घर में शायद इनकी पत्नी गई थी और काफ़ी रो रही थी। हमारे फैमिली वालों ने फ़ोन लगाया। मैं किसी कार्यक्रम में शायद बन्ना जी के यहाँ गया हुआ था। शाम 7 या 8 बजे मैं पहुँचा, तो जैसे ही मऊगंज पहुँचा तो मेरे पास फ़ोन आया कि एक महिला आई थी, काफ़ी रो रही थी और वो मतलब कुछ उसकी बच्ची छत पे गिर गई है, काफ़ी गंभीर चोट है। तो मैं तुरंत घर नहीं गया और सीधे यहीं पे आया। देखा तो बच्ची काफ़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी, काफ़ी दर्दनाक, मतलब उसकी हड्डियां जो टूट के हैं उसकी जांघों में घुसी हुई थी। तो मेरे को समझ में आया, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से भी रह चुका हूँ, एक्चुअली मैं मेडिकल कर भी चुका हूँ, तो मैंने देखा उसको, मैं समझ गया इसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जाली के कारण जो मुझे मतलब पता चला मोहल्ले वालों के कारण, जाली के कारण ये ले जाने में डर रहे थे। जबकि अभी परसों नरसों जब जाली लग रही थी तो मैंने साफ एसडीएम साहब पूरी फोर्स थी कि जाली आप लगवा रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ना मोहल्ले में इस तरफ कोरोना है ना कुछ है, आप जाली लगवाइए जहाँ कोरोना फैला हुआ है। तो वो नहीं माने, बोले नहीं हम आप सारी व्यवस्था करेंगे, अगर कोई बीमार होगा तो हम ले जाएंगे तुरंत, और अगर कोई पानी की व्यवस्था होगी तो हम कराएंगे। कल 3 दिन बाद तो एक तो पानी पे पहुँचाए, फिर ये घटना भी घट गई, जो मैं उनसे बात किया वो घटना भी घट गई। कुल मिला के एक भयंकर इंजरी में 12 घंटे लेट हुआ, सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। मैंने एडिशनल एसपी को फ़ोन लगाया। एडिशनल एसपी साहब काफ़ी एक्टिव आदमी है, उनका कहीं पे भी बात चल रही थी तो मैं समझ गया। मैं तहसीलदार साहब को फ़ोन लगाया, वो फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैंने कहा इनको फ़ोन लगाने से अच्छा है कि कम से कम इमरजेंसी में ये जाली वगैरह खोल के और ठेला में लदवा के इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अस्पताल कम से कम 9 सवा 9 टाइम हो रहा था। बताया कि ऐसी स्थिति है, ये गुप्ता परिवार काफ़ी गरीब है, इनको किसी तरह मदद करके इनको पहुंचाया जाए। तो ये लापरवाही पूरी एसडीएम और प्रशासन। इसके बारे में नगर पालिका को या किसी भी को भी बताया भी नहीं गया कि मतलब ऐसी स्थिति है, नहीं तो जाली हटवा करके उसको वहाँ तक अस्पताल तक पहुँचाया जाता। अगर किसी कर्मचारी को या हमको या एसडीएम को या किसी नागरिक को बताया जाता या वहाँ के गणमान्य नागरिक है वहाँ के लोग बता देते, तो जाली तो एक माइक्रो कंटेनमेंट की जाली है,
बांस बल्ली पर टिकी है, उसको हटा करके हम उसको हॉस्पिटल पहुंचवा देते, कोई दिक्कत नहीं। कोई कर्मचारी वहाँ तो नहीं कंटेनमेंट एरिया में कर्मचारी रहते हैं ना, एक माइक्रो कंटेनमेंट है, वो तो वैकल्पिक व्यवस्था है कि लोगों की मर्यादा के लिए कि लोग अंदर रहें। वैसे तो हम पर डे वार्ड नंबर 5 और 6 में जाली को हटाकर पानी का परिवहन कर रहे हैं, तो टैंकर अंदर जाते हैं, हमको लेके बाहर आते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो लोगों को बताना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के अगर फ़ोन आया हो मेरे मोबाइल में या किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मोबाइल में तो बता दिया जाए, बिल्कुल ऐसी कोई बात तो नहीं मिली, जानकारी हुई किसी को। अच्छा, घटना की जानकारी आपको कब हुई? घटना की जानकारी आज सुबह हमको हुई है, जब मैं घूम रहा था बाड़ों में, तो लोगों ने बताया कि ऐसी स्थिति हो गई है, लेकिन वो रात को बताया। ठेले में लेके? हाँ, ये तो नहीं बताया कि ठेले में लेके गए हैं हॉस्पिटल, लेकिन ये बताया कि मतलब ऐसी घटना हो गई है तो यहाँ से निकाला गया है। हम कहीं जाली भी खोली जा सकती थी। जेपी कोविड केयर सेंटर से कोरोना को हराकर 13 योद्धा और निकले बाहर। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कोरोना योद्धाओं को गुलाब के फूल से स्वागत कर इम्यूनिटी पावर सप्लीमेंट्री गिफ्ट पैक दिए। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का लगातार बढ़ता ग्राफ अब नीचे आ रहा है, जो जिले के लिए राहत भरी खबर है। पॉजिटिविटी दर भी 5% से नीचे आ गई है। 1411 लोगों की जांच में सिर्फ 59 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 226 रही। हम आपको बता दें कि जेपी कोविड केयर सेंटर में आज फिर से 13 लोग कोरोना को हराकर घर जा रहे हैं। इन सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मान के साथ घर वापसी कराए जाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, विधायक केपी त्रिपाठी एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी सहित प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे। इस दौरान जेपी कोविड केयर सेंटर के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर AK सिंह, कोविड केयर सेंटर के मेंबर, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के महाप्रबंधक UV तिवारी एवं जेपी ग्रुप के महाप्रबंधक DS राणा एवं RR बली सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने 13 कोरोना योद्धाओं को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। साथ ही फल, पौष्टिक आहार, सप्लीमेंट्री किट के साथ काढ़ा एवं इम्यूनिटी पावर बढ़ाए जाने के लिए आयुर्वेदिक च्यवनप्राश एवं एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन का पैक भी सभी 13 कोरोना योद्धाओं को दिया गया। बताया जाता है कि सभी 13 कोरोना योद्धा ग्राम बरा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें से 4 महिलाएं एवं 9 पुरुष शामिल हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कोरोना के यदि हल्के लक्षण भी पाए जाते हैं तो फीवर क्लिनिक में जाकर तुरंत उसकी जांच करवाएं। यदि संक्रमित होते हैं तो होम क्वारंटाइन हो, अगर व्यवस्था ना हो तो शासन द्वारा बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भर्ती होकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। वहीं ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर भी रीवा विधायक द्वारा कहा गया कि शासन प्रशासन द्वारा इस पर सतत निगरानी की जा रही है। वहीं इसके इलाज एवं दवाइयों की व्यवस्था को लेकर भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार। बढ़ता है तो समय रहते हम कोविड केयर सेंटर बनाएं और जिनको अस्पताल नहीं जाना उनको घरों से कोविड केयर सेंटर में लाएं, जिससे कि संक्रमण न फैले और वो 14 दिन यहाँ रह के और ठीक होके और अपने गांव भी चले जाएंगे, घर भी चले जाएंगे, गांव और घर के लोग भी बचेंगे। तो ये जो इसका समाधान है उस दिशा में यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाने का तय हुआ। इसके लिए जिला प्रशासन के जो हमारे कलेक्टर हैं उनको भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रोएक्टिवली इस दिशा में काम किया, और जेपी संस्थान को भी मैं ग्रुप को बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ के और अपने जो चेयरमैन हैं जयप्रकाश जी और मनोज गौड़ जी से उनसे बात करके उन लोगों ने भी कहा कि मुझे तो बताया गया कि फैक्ट्री का काम थोड़ा धीमा कर दो और इस कोविड केयर सेंटर को तेज़ी के साथ इसको पूरा करो। तो इस प्रकार की भावनाओं के साथ ये बहुत अच्छा तैयार हुआ और इसको चलाने के लिए एक ऐसी NGO संस्था की आवश्यकता थी, एक ऐसी टीम की ज़रूरत थी। इसके लिए नागरिक मंच सामने आया, कैलाश कोटवानी जी और हमारे तमाम साथी। तो नागरिक मंच, जिला प्रशासन और जेपी ग्रुप और विधायक जी का संरक्षण, तो इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छा सेंटर बन के तैयार हो गया, जो जब तक कोरोना का खतरा रहेगा तब तक ये सेंटर को चलाएंगे। और अभी जैसे 17 लोग आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, 4 कुछ दिन पहले हुए थे,
और 9 लोग अभी यहाँ पे एडमिट हैं। तो जो लोग भी गए उनसे हम लोगों ने अनुभव पूछा तो बड़े खुश थे। वो भोजन की तारीफ़ कर रहे थे, यहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी तारीफ़ कर रहे थे, डॉक्टर की तारीफ़ कर रहे थे। तो कुल मिला के ये सफल प्रयोग रहा है और ये आने वाले दिनों में बहुत हमें मदद करेगा। पटेहरा बाजार में दहशतगर्दों ने दिन दहाड़े चलाई गोली। कोरेक्स तस्करी के लेन देन से जुड़ा दिख रहा है मामला। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेहरा गांव में दिन दहाड़े गोली चलाने की घटना प्रकाश में आई है। बदमाशों ने 2 फायर किए हैं। बताया जा रहा है कि जिस पर आरोप है वो शातिर कोरेक्सी है और जिसके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है वो भी कोरेक्स तस्करी करने वाला ही है। हम आपको बता दें कि मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेहरा गांव से रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे फरियादी के अनुसार पटेहरा बाजार में कल दोपहर 1 बजे हड़कंप मच गया जब 2 की संख्या में पहुंचे मनीष सिंह सेंगर, संजू सिंह भाटी और सुमित कुमार मिश्रा टंटन ने रतन चंद्र गुप्ता पिता भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता निवासी पटेहरा जो किराना सिलाई और बिजली की दुकान करते हैं उसके घर जाकर गोली चला दिया, जिसमें लोग बाल बाल बच गए। लोगों के हल्ला मचाने पर गोली चलाने वाले आरोपी भाग खड़े हुए। घटना के बाद फरियादी ने मऊगंज थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां से गोली के छर्रे और खोखे बरामद किए हैं। गोली चलाकर भागने वाले आरोपियों का एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। लोगों की माने तो ये पूरा मामला कोरेक्स तस्करी से जुड़ा हुआ है। यदि पुलिस ने ढील बरती तो आगे चलकर ये घटना और खतरनाक रूप धारण कर सकती है। वहीं पुलिस सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं पूर्व में थाना क्षेत्र में हो चुकी हैं, जिसके कारण हत्या भी हो चुकी है। इस संबंध में प्रस्तुत है पीड़ित एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंदर। गोली चलाने की घटना आ रही है कि मनीष सिंह सेंगर, सुमित कुमार मिश्रा और संजू सेंगर ये तीनों आरोपी बराबर आए और सामान मांगने के बाद झगड़ा करने लगे। फिर गोली बोले कि पैसा दो, ने गोली फायरिंग करने लगे। हम लोग गीत पच्चीत खाना खा रहे थे, सभी लोग गांव के दौड़ के आए और गोली फायरिंग किए। मऊगंज में फ़ोन लगाया, मऊगंज के पुलिस यहाँ एक बार आई, फिर इसके बाद बोलती है चलो रिपोर्ट हम देख लेंगे क्या है कैसा है। अभी तक नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो बराबर हमारे यहाँ आकर बरामद ही बराबर चौतरफा आगे पीछे बराबर लगे हुए 2 फायरिंग हुई थी गोली की। तो गोली पुलिस के हाथ में लगी है? पुलिस के हाथ में, हाँ, गोली बरामद पुलिस को दे दिए हैं। गोली का छर्रा और मोबाइल भी एक दे दिए हैं, वीवो का सेट है। उन्हीं का है आरोपियों का? आरोपी का मनीष सिंह सेंगर, सुमित कुमार मिश्रा का। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण सिर्फ मात्र सामान मांगने का था। हम लोग लॉकडाउन में सामान नहीं बिक्री कर रहे हैं, वो कहते हैं तुम सामान दो। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ना हम लोगों को सूचित किया, बोला कि तुम पकड़ के रखो। हम कहाँ पाए सर उनको, वो आगे और पछीत बराबर लगे रहते हैं। घर से निकलना मुश्किल हम लोगों को पड़ जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपकी दुकान काहे की है? बिजली और सिलाई की और किराना की। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि इनको अधिक से अधिक दंड दिया जाए या कि फिर शासन इसका जवाबदार हो हम लोगों का। कोई खतरा होता है? हाँ, खतरा यह है को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। आज भी गोली चलाने के लिए इरादा है, बोलते हैं घर से निकलो। निवासी हैं मऊगंज, हम पटेहरा के हैं सर, और वो भाटी के हैं और टनमने के सुमित कुमार मिश्रा है जो कि वही गोली बराबर फायर कर रहा है। 2 गोली कल बराबर फायर किया है। ये परसों 22 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास पटेहरा गांव से एक शिकायतकर्ता रतन चंद्र गुप्ता ये पहुंचे थे और इन्होंने शिकायत की कि साहब हमारे यहाँ पर 3 लोग मनीष सिंह, संजू, सुमित, ये 3 लोग आए थे मोटरसाइकिल से और इन्होंने गोली चलाई। किसी को चोट नहीं थी। इस कारण से पुलिस ने स्टार्टिंग तस्दीक की। तस्दीक से पता चला कि दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं और इनका कोई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, उस के कारण से हो सकता है ये कहीं एक दूसरे को फंसाने के उद्देश्य से गलत रिपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया, संज्ञान में लेकर पुलिस ने अभी तक जांच की। फरियादी को बुलाया जा रहा है तो फरियादी बयान देने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनमें आपस में कुछ समझौता भी हो गया है। पुलिस अभी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। चूँकि गोली किसी को लगी नहीं थी और इस तरह के तथ्य भी आसपास पता करने पर अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं कि ऐसी कोई घटना घटी है। इस कारण से पुलिस ने अभी कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया है। आगे के जांच में जिस तरह के तथ्य आएंगे तथ्यानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।